मार्केट की महारथी में आपका स्वागत है और ये हमारा वो विशेष सेगमेंट है जहां हम टेक्निकल लेंस को उतारकर फंडामेंटल नजरिया मार्केट एट लार्ज समझने की कोशिश करते हैं और ये समझाने के लिए बाजार के जाने माने दिग्गज हमारे साथ जुड़ते हैं और बाजार पर अपना नजरिया, इकोनॉमी के हालात पर अपनी एनालिसिस और ग्लोबल फ्रंट पर भी 360 डिग्री एनालिसिस हमें कर दिखाते हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ इक्विनामिटी वेंचर्स के मैनेजिंग पार्टनर राजेश सहगल जुड़ गए हैं। राजेश जी, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। थैंक यू अपना टाइम हमें देने के लिए। मानसी दिस साइड। नमस्कार मानसी जी। बिल्कुल राजेश, शुरुआत मैं ग्रोथ के आउटलुक से करना चाहूँगी और भारत के ग्रोथ के आउटलुक से। जुलाई महीने की शुरुआत हो चुकी है और हम हमारे व्यूअर्स को लगातार एक रिसर्च के जरिए ये बता रहे हैं कि अगर आप हिस्टोरिकल ट्रेंड्स देखें तो भारतीय बाजार के लिए पिछले 23 सालों में जुलाई का महीना जो है वो पॉजिटिव रहा है। ये तो चलिए हिस्टोरिकल ट्रेंड्स की बात हुई, लेकिन ग्लोबल अनिश्चितताएं अब मानो छट सी गई हैं। जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स थे कम हुए थे, तो इसके अंतर भारतीय बाजार के पास काफी कुछ है देखने के लिए। पॉजिटिव मॉनसून ऑनसेट, जीडीपी के डेटा पॉइंट्स, एफआईएस रियाज का एक्शन और अर्निंग्स का सीजन। मार्केट का टेक्सचर, ग्लोबल और इकोनॉमी की तर्ज पर देखते हुए भारत की तस्वीर इकोनॉमिक ग्रोथ के लिहाज से कैसे देख रहे हैं आप? मानसी जी, इकोनॉमिक ग्रोथ अगर आप देखें तो भारत का, जैसे कि आपने कहा पिछले 23 साल की आपने बात की, तो अगर आप पिछले 25 साल भी देखें तो भारत की जो जीडीपी ग्रोथ है, जो वर्ष हर वर्ष होती है, वो एक 6% से लेकर 8% के बीच में नंबर आता है, मोर और लेस। तो आई थिंक एक जिसको स्थिरता बोलते हैं, स्टेबिलिटी बोलते हैं, वो इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ में काफी समय से है। और मेरा ये मानना है कि आगे चलते हुए जो फ्यूचर में अगर आप देखें तो ये 6% से 8% तक की जो रेंज है, आई थिंक ये बनी रहेगी। हमारी ये लीडरशिप की, भले वो प्रधानमंत्री जी हो, वो वित्त मंत्री हो, सब सब जो डिसीजन मेकर्स हैं, आई थिंक ये सबकी ये एक चाह है कि 8 से बढ़कर 9-10% हम ग्रो करें, जैसे कि चाइना ने 20 साल तक किया था कुछ साल पहले तक। लेकिन भारत में अगर ऑन द ग्राउंड आप देखें तो बहुत सारी ऐसी आपत्तियां हैं, ऐसे ऐसी सिचुएशन है, स्थिति है कि 8% से ज्यादा ग्रो करना बहुत मुश्किल काम है। तो हमारा ये मानना है कि अगर 8% से ज्यादा ग्रो होगा तो स्टॉक मार्केट के लिए वो बहुत ही अच्छी बात होगी। और स्टॉक मार्केट केवल स्टॉक मार्केट के लिए नहीं, आई थिंक हमारी जनता के लिए बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन 6% टू 8% का रेंज पकड़ के चलें। जो आपने जियो पॉलिटिकल घटनाओं के बारे में बात की, आई थिंक उसमें उसके बावजूद हमने देखा है कि हमारे मार्केट में और हमारी इकोनॉमी के लिए काफी एक अस्थिरता भी जो हुई है वो काफी सीमित रही है। तो आई थिंक इंडिया की जो पोजीशन है, भारत की जो पोजीशन है ग्लोबल सिचुएशन को देखते हुए, एक बहुत ही अच्छी जगह पर हम हैं, अच्छे स्थान पर हैं, अच्छी फुटिंग पर हैं। तो आई थिंक मार्केट भी अच्छा चलेगा और इकोनॉमी भी अच्छी चल रही है। ठीक है। राजेश जी नमस्कार, अभिषेक बोल रहा हूँ। इस नमस्कार तिमाही अभिषेक। की बात करें राजेश जी, तो बाजार ने बहुत कुछ देखा है। भारत पाकिस्तान का युद्ध भी देखा, टैरिफ की अनिश्चितता देखी, फिर जियोपॉलिटिकल टेंशन इमर्ज हुए। अब ये सारी सारी चीजें पीछे छूट गई हैं। जी। टैरिफ वाली अनिश्चितता थोड़ी सी आगे बची है अभी। तो जो अर्निंग सीजन होगा, आपकी नजर कहाँ पर रहने वाली है खास तौर पर, और कौन सी की सेक्टर से आपको लगता है कि अच्छे परफॉर्मेंस निकल के आएगी Q1 की? जी, नहीं अभिषेक जी, आपने सही कहा कि अर्निंग्स क्या होगी, इस क्वार्टर की अर्निंग्स क्या होगी, कंपनी के परफॉर्मेंस क्या होंगे। आई थिंक ये बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है मार्केट के परफॉर्मेंस पर। लेकिन अगर आप इंडियन मार्केट्स को एनालाइज करें, तो पिछले जब से कोविड हुआ है, कोविड के बाद से आई थिंक अर्निंग्स पे बहुत ज्यादा फोकस, अर्निंग्स एक बहुत बड़ा ड्राइवर नहीं रहा है, अनफॉर्चुनेटली। अनफॉर्चुनेटली बड़े ड्राइवर जो रहे हैं मार्केट में, वो जियो पॉलिटिकल सिचुएशंस, लिक्विडिटी फ्लो, रिटेल का जो पार्टिसिपेशन रहा है, हर महीने जो इन्वेस्टमेंट्स मार्केट में आ रही हैं। तो आई थिंक अगर आप जून का महीना भी देखें, एक महीना अगर आप देखें पिछला महीना, तो फॉरेन इन्वेस्टर्स का फ्लो जो था वो पॉजिटिव रहा है। लोकल म्यूचुअल फंड और इंस्टीट्यूशन जो हैं सब मिलाएंगे अगर आप, तो उनका फ्लो पॉजिटिव रहा है। और अगर आप रिटेल को भी देखें, जो छोटे निवेशक हैं उनका फ्लो भी पॉजिटिव रहा है। तो जब इतना पॉजिटिव फ्लो रहेगा मार्केट में, तो आई थिंक अर्निंग से एक थोड़ा
बैक सीट ले लेती हैं। हालांकि हमारा ये मानना है, और जैसे कि मैंने रिपीटेडली आपके साथ शेयर किया है, कि सबसे बड़ा इंडिकेटर जो है कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस का, मार्केट परफॉर्मेंस का, स्टॉक परफॉर्मेंस का, वो कॉर्पोरेट अर्निंग्स है। और आई थिंक अगर आप अर्निंग्स देखें तो इस क्वार्टर में थोड़े सेक्टर्स हैं जिनकी अर्निंग्स थोड़ी वीक हो सकती हैं, और थोड़े सेक्टर्स हैं जिनकी अर्निंग आई थिंक काफी अच्छी आएगी। बट ये क्वार्टरली व्यू है। अगर आप एक लॉन्गर टर्म देखें तो आई थिंक अर्निंग, कॉर्पोरेट अर्निंग्स जो आएंगी, जो ग्रोथ आएगी अर्निंग्स में, वो बहुत ही मान्यता इंपॉर्टेंस रखती है। एब्सोल्युटली। राजेश जी, फिर लॉन्गर टर्म व्यू पर ही सेक्टरल अप्रोच की बात करते हैं, और सेक्टर चर्निंग का सिलसिला काफ़ी तेज़ी से चल पड़ा है। राजेश जी, आपके फोकस रेडार पर आई नो कि सेक्टोरल टर्निंग इतनी हो रही है कि एक ही सेक्टर कब तक फोकस में भी रखें, क्योंकि पता नहीं कब वो टर्न हो और दूसरा सेक्टर फ्लेवर में आ जाए। लेकिन ऐसे में आपकी एक्सपर्टीज़ की हमें, हमारे व्यूवर्स की ज़रूरत है। बताइए कौन से सेक्टर्स हैं आपके फोकस रेडार पर? देखिए, ये जो चर्निंग की आप बात कर रहे हैं, ये सिर्फ इंडिया में मार्केट में सेक्टर्स में नहीं हो रही है। अगर आप ग्लोबल बेसिस पर भी देखें तो हर इकोनॉमी में एक हर हर आई थिंक 15 दिन में फ्लेवर चेंज हो रहा है। कभी कोई इन्फ्लेशन की बात हो रही है, कभी ग्रोथ की बात हो रही है, कभी अर्निंग्स की बात हो रही है, और ये हर मार्केट में हमें दिख रहा है। ये सिर्फ हमारे इंडियन मार्केट की बात नहीं है। बट आई थिंक सेक्टर चर्निंग मार्केट में तब होती है जब मार्केट यहाँ थोड़े हाई, एक हाई पर या हाई के पास होता है, या लो के पास होता है। तो साइकिल के जो टॉप और बॉटम होते हैं, आई थिंक इन दो पॉइंट्स जो होती हैं, यहाँ पे काफी अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता बनी रहती है मार्केट में। और ऐसे हालात में हम देखते हैं हमेशा, और ये देखा है हर साइकिल में देखा है, कि सेक्टर चर्निंग ज्यादा चलती है, बिकॉज मार्केट ये निश्चय नहीं कर पा रहा है कि कौन से सेक्टर में हमारा एक्सपोजर होना चाहिए। जो जो मार्केट को दिशा देते हैं, 80% 90% वॉल्यूम जो है वो ट्रेडर्स की वॉल्यूम होती है, तो वो ये सेक्टर को ढूंढते रहते हैं कौन सा सेक्टर चलेगा। बट ये सेक्टर की अगर अर्निंग्स आप देखें, जैसे कि अभी अभिषेक जी ने भी बात की अर्निंग्स के बारे में, तो आई थिंक आईटी सेक्टर में थोड़ा एक कॉशन की आवश्यकता है, क्योंकि थोड़ा रेवेन्यू ग्रोथ में थोड़ी चैलेंजेस रही हैं इस क्वार्टर में। बट अगर आप बैंकिंग को देखें तो बैंकिंग मुझे लग रहा है कि बहुत ही अच्छी तरह, हालांकि सेक्टर थोड़ा एक्सपेंसिव है, सस्ता नहीं है, बट आई थिंक उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। इसमें दो तीन फैक्टर्स है बैंकिंग के लिए। एक तो है कि जो इंटरेस्ट रेट की सिचुएशन है, और वो ये हमारा मानना है कि एक पीक पर है, यहाँ से थोड़ा बहुत कम ही होगा। और जो कॉस्ट ऑफ फंडिंग है बैंक्स के लिए, वो कम हो चुकी है और होती जा रही है। और दूसरा फैक्टर ये है कि जो एसेट क्वालिटी है, जो बैंक की जो बुक्स हैं, आई थिंक वो एसेट क्वालिटी अभी बहुत अच्छी है। ये अगेन ये साइकिल की बात है। तो जो 18-19 से बैंक्स को क्लीन करना शुरू किया था इंडिया में, रेगुलेटर से लेके सभी ने, सबका इंटेंशन था। आई थिंक बुक्स क्लीन हुए समय हो गया है, और अभी जो एसेट क्वालिटी है बैंक्स की बुक्स में बहुत अच्छी है। तो बैंकिंग सेक्टर अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आपको ये देखना है कि क्रेडिट ग्रोथ कितना आएगा। आई थिंक अगर क्रेडिट ग्रोथ अच्छा रहता है तो उसके दो तीन इंडिकेशन है। एक तो बैंकिंग के लिए अच्छा है, बट अगर क्रेडिट ग्रोथ अच्छा हो रहा है तो आई थिंक इंडस्ट्री के लिए भी अच्छा है, बिकॉज इंडस्ट्री में ये कॉन्फिडेंस है कि वो क्रेडिट ले रहे हैं, लोन्स ले रहे हैं और अपने प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। तो इंडस्ट्री के लिए भी बहुत अच्छा है, और देयरफॉर इकोनॉमी के लिए अच्छा है। तो आपका आंसर करने के लिए जो सेक्टर्स आपने कहे, तो आई थिंक बैंकिंग अच्छा है, आईटी में थोड़ा कॉशन रखना चाहिए। ये दो आई थिंक एक बड़े चेंजेस हैं लास्ट लास्ट टाइम जब हमने बात की थी। इसके अलावा फार्मा अच्छा है, कंज्यूमर ठीक ठाक रहेगा। लेकिन इन सब सेक्टर जो बाकी के सेक्टर हैं, इनमें इनमें दिक्कत ये है कि वैल्यूएशन जो है वो सस्ती नहीं है। तो वैल्यूएशंस को अगर आप देखें तो एक रीजनेबल वैल्यूएशन आने के लिए दो चीजें होनी चाहिए। यहाँ तो मार्केट करेक्ट होना चाहिए मीनिंगफुली, यहाँ तो कंपनी की जो अर्निंग्स है जिसके बारे में हम बात करते हैं वो काफी मीनिंगफुली ग्रो होनी चाहिए। तो जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया, मार्केट में करेक्शन तो ज्यादा लग नहीं रहा है, क्योंकि फ्लोज इतने आ रहे हैं। तो आई थिंक ये जो वैल्यूएशन है इनको जस्टिफाई करने के लिए कॉर्पोरेट अर्निंग्स को ग्रो करना होगा। और इसीलिए हमारा मानना है कि अर्निंग्स पे आप अपनी निगाह रखिए। अर्निंग्स जहां जिस कंपनी में अर्निंग्स आएंगी, जो सेक्टर में अर्निंग्स आएंगी, वो सेक्टर का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहेगा। और जहां पे अर्निंग्स नहीं आएंगी या अर्निंग्स डिसअपॉइंट करेंगी, आप देखिएगा वहां पे करेक्शन बहुत ज्यादा होगा। तो एज इन्वेस्टर्स, निवेशक जो है, हमें अर्निंग्स पे काफी फोकस करना चाहिए इस समय। बिल्कुल अर्निंग पे फोकस करना चाहिए। और अगर हम बिग ट्रिगर्स की बात करें तो सामने वही खड़ा है। अगले 10 दिन में अर्निंग सीजन की शुरुआत हो जाएगी। टीसीएस के नतीजों से धमाकेदार शुरुआत हम देखेंगे, और जो सेक्टर्स बताए वहां पर आप फोकस करके चलिए राजेश जी ने। राजेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और विस्तार से
तमाम मुद्दे शुक्रिया जी। जो निवेशकों के मन में हैं, जो ट्रेडर्स के मन में हैं, उनके जवाब देने के लिए उम्मीद करते हैं जल्दी आपसे फिर से मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच सर, जरूर, आज समय देने के शुक्रिया, लिए। थैंक